Good morning, बच्चों. Today I am discussing here Unit 3, Atom Economy and Zero Waste Technology. These two topic is very important for IP University syllabus. Atom Economy and Zero Waste Technology दोनों को ही शॉर्ट नोट्स और कंपलसरी क्वेश्चन में किसी भी तरह पूछ जरूर लेते हैं, एक बार जरूर पूछते हैं. तो हम समझते हैं एटम इकोनॉमी क्या होता है, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी. एटम इकोनॉमी समझाने से पहले मैं बताती हूँ, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है. केमिकल रिएक्शन अगर सपोज ए केमिकल रिएक्शन है तो उससे प्रोडक्ट बनेंगे बी प्लस सी. अगर एक ही केमिकल रिएक्शन में एक डिजायर्ड प्रोडक्ट बने तो उसका मतलब है कि उसमें 100% ईल्ड हुई. परसेंट ईल्ड का मतलब जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए था वो 100% प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुआ है. अगर डिजायर्ड प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बने तो क्या हुआ कि जो परसेंटेज यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट थी उसमें क्या होता है, जो वो डिजायर्ड रिएक्शन तो पूरी 100% होती है, यानी परसेंटेज यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट इज 100%. बट क्या होती है एटम इकोनॉमी, यानी कि जो एटम इकोनॉमी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स. यानी कि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था उसके साथ साथ हमें बाई प्रोडक्ट्स भी मिले, इसलिए उसकी एटम इकोनॉमी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमें ये माइंड में रखना होगा कि जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम डिजायर्ड प्रोडक्ट ही मुझे ऑब्टेन हो. तो एटम इकोनॉमी को हम इस तरह समझते हैं. तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है कि जैसे कि हम गिगनार्ड रीजेंट, याद है कि हम लोग 12th में गिगनार्ड रीजेंट से बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेते थे. गिगनार्ड रीजेंट होता है ना RMgX, लेकिन उसके साथ में भी उसके साइड प्रोडक्ट्स बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी बनते थे. तो बाई प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बनने से क्या होता है, उसकी एटम इकोनॉमी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है. और बाई प्रोडक्ट्स अगर नहीं बनते तो उस रिएक्शन क्या होगी, एटम इकोनॉमी अच्छी होगी तो उसकी ग्रीन सिंथेसिस रिएक्शन होगी. तो बाई परसेंटेज यील्ड, लेकिन रिएक्शन जो हमें कंप्लीट प्रोडक्ट चाहिए था, प्रोडक्ट्स तो पूरा बनना है, तो उसकी परसेंटेज यील्ड यानी कि जो यानी रिएक्शन की यील्ड क्या है, यानी जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो पूरा बनना है तो रिएक्शन की यील्ड क्या है, 100% यील्ड है. लेकिन कभी कभी क्या होता है 100% रिएक्शन की यील्ड होने पे भी वो रिएक्शन हमारे एटम इकोनॉमी 100% नहीं देती, क्योंकि उसके बाई प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनते हैं. ठीक है, ये चीज तो कंफर्म हो गई. दोनों टर्म्स में बहुत अंतर है, रिएक्शन यील्ड एंड एटम इकोनॉमी में. अब मैं डिस्कस करते हैं. Atom economy is the most of the reactant atoms becomes incorporated into the final desired products, thus reducing the waste और byproducts. ठीक है, most of the chemical reactant and जितने भी elements उसमें हैं वो सारे consume होके desired byproducts देंगे, जो हमें चाहिए, जो हमने synthesize करना है, and thus reducing the waste और the byproduct, और उसकी वजह से उसके waste को और byproducts को reduce करते हैं. If a reaction may have percentage yield ऑफ 100%, अगर कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट वो 100% बना रही है बट मे नॉट बी कंसिडर्ड अ ग्रीन सिंथेसिस, उसको हम ग्रीन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं कहेंगे, बिकॉज इफ लार्ज अमाउंट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड. जो मैंने अभी ग्रीक रीजन का एग्जांपल लिया था तो उसमें बाई प्रोडक्ट्स बहुत सारे बन जाते हैं, इसलिए हम उसको एक ग्रीन सिंथेसिस रिएक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं. इफ परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी इज 100 देन द रिएक्शन इज कम्प्लीटली ग्रीन सिंथेसिस. तो ये ग्रीन केमिस्ट्री के ही दोनों प्रिंसिपल में आते हैं, एटम इकोनॉमी एंड जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी. तो रिएक्शन यील्ड क्या होती है, यानी रिएक्शन यील्ड या परसेंट यील्ड, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट आइसोलेटेड अपॉन थ्योरेटिकल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी मास ऑफ द, जो प्रोडक्ट हमने आइसोलेट किया है, जो हमने प्रोडक्ट फॉर्म किया है, डिजायर प्रोडक्ट फॉर्म किया है, अपॉन थ्योरेटिकल मास ऑफ दैट प्रोडक्ट इनटू 100. और एटम इकोनॉमी क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑल प्रोडक्ट्स इनटू 100. इसको मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि रिएक्शन देते हैं उसकी एटम इकोनॉमी निकालनी है, तो अभी हम बताते हैं, समझाते हैं आपको कि एटम इकोनॉमी को किस तरह आप कैलकुलेट करें. कैलकुलेशन ऑफ एटम इकोनॉमी, जब हम एटम इकोनॉमी को कैलकुलेट करते हैं तो हमें सभी का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए. ठीक है, कभी कभी मॉलिक्यूलर मास गिवन रहता है लेकिन हम निकाल सकते हैं, उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास को निकाल सकते हैं. तो केमिकल एटम इकोनॉमी ऑफ इन केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस अनवांटेड प्रोडक्ट्स अलोंग विद द प्रोडक्ट यू वांट. ठीक है, डिजायर्ड प्रोडक्ट के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी ऑब्टेन्ड होते हैं. तो एटम इकोनॉमी इज द मास ऑफ प्रोडक्ट यू वांट एज ए परसेंटेज ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट यू मीट. जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में. तो जो मेन हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, हमें कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए. ठीक है, तो CO2 एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बनना है, तो CO2 को वेस्ट प्रोडक्ट बन गया तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे.
रिएक्शन में, ठीक है। तो हमें एटम इकोनॉमी अगर निकालनी तो एटम इकोनॉमी में फिर हम क्या करेंगे, मास ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, हमें क्या चाहिए था, कैल्शियम ऑक्साइड का मास रखेंगे 56 अपॉन मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, सभी प्रोडक्ट्स के, यानी प्रोडक्ट्स का मतलब ऑल रिएक्टेंट का जो है, जो भी रिएक्टेंट है यहाँ पर उसके मास रखेंगे, तो रिएक्टेंट का मास सभी 100 है, सभी प्रोडक्ट्स का, यानी कि जो 56 प्लस 44 सभी प्रोडक्ट्स का मास रखेंगे तो 100 होगा, 56 अपॉन 100 करने पे 56% एटम इकोनॉमी आई, तो यानी कि रिएक्शन कंप्लीटली ग्रीन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं है। Now I am taking another example, that is substitution reaction. Substitution reaction में देखते हैं जैसे इथाइल प्रोपेनिएट, ये हमारा इथाइल प्रोपेनिएट है, दिस इज द इथाइल प्रोपेनिएट, ठीक है। इथाइल प्रोपेनिएट यानी कि एस्टर है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 102 ग्राम है, और ये मिथाइल अमीन है दूसरा केमिकल रिएक्टेंट में, दोनों मिलाकर डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, दिस इज द अमीन है, ये अमाइड का फॉर्म है, और ये दूसरा डिजायर्ड प्रोडक्ट के साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, ये कोई अल्कोहल है, इथेनॉल। तो हमें परसेंटेज एटॉमिक इकोनॉमी निकालनी, तो परसेंटेज एटॉमिक इकोनॉमी इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट 87.106 और मास ऑफ द ऑल प्रोडक्ट्स का मास हमें लेना, ऑल रिएक्टेंट का, तो 102 प्लस 31.2, तो टोटल हमारी एटॉमिक इकोनॉमी कितना आ गई, 65.40, दिस इज द एटॉमिक इकोनॉमी। डिजायर्ड प्रोडक्ट का मास अपॉन मास ऑफ द ऑल रिएक्टेंट्स का मास हमने रखने पे, तो हमें क्या एटॉमिक इकोनॉमी कितना आई, 65.40। इसी तरह एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल लेंगे, तो परसेंटेज ऑफ एटम एडिशन रिएक्शन में क्या है कि ये हमारा बीटाडाइन है, बीटाडाइन की रिएक्शन हमने इथीन के साथ की, इथीन के साथ रिएक्शन करने पे साइक्लोहेक्सीन ऑब्टेन हुआ है, साइक्लोहेक्सीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 82 ग्राम, ठीक है। और ये बीटाडाइन में इसका मॉलिक्यूलर वेट है बीटाडाइन का 54 और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इथाइलिन का 28, तो हमने परसेंटेज एटॉमिक इकोनॉमी इज इक्वल टू 82 डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन ऑल केमिकल रिएक्टेंट 54 प्लस 28 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आएगा, 100%। तो यानी एडिशन रिएक्शन जो हमने यहाँ पर लिए, तो उसकी अगर एटॉमिक इकोनॉमी 100% है, इट मींस द रिएक्शन shows green synthesis reaction and its percentage yield is also 100%, क्योंकि डिजायर्ड प्रोडक्ट एक बनना है, नो बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म। इसी तरह हम नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, अगर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन तो पता ही है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा तो मास भी फॉर्म सेम रहेगा, तो यहाँ पे हमने एलाइल फिनाइल ईथर लिया है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 134.1 ग्राम, ठीक है। तो इससे ऑर्थो एलाइल फिनॉल, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और इसका मॉलिक्यूलर वेट वही सेम रहा 134, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट तो हमने परसेंटेज एटॉमिक इकोनॉमी इज इक्वल टू हमने निकाला, तो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्टेंट इनटू 100, तो 100% इसकी क्या रही, केमिकल एटॉमिक इकोनॉमी कितना रहा इसका, 100%। तो दिस इज 100% एटॉमिक इकोनॉमिकल रिएक्शन, और ये हमारी कंप्लीटली क्या शो करेगी, ग्रीन सिंथेसिस रिएक्शन भी शो करेगी। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 78 ग्राम है एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन ये 4.5 O2 है, तो इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट 144 ग्राम है। इससे हमने मैलिक एनहाइड्राइड डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या बनाया, दोनों को मिला के मैलिक एनहाइड्राइड, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट 96 ग्राम है, और बाय प्रोडक्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाय प्रोडक्ट में हमें H2O ऑब्टेन्ड हुए। इन दोनों को हमें नहीं मास, इन दोनों मास को कंसिडर नहीं करना, हमें बाय प्रोडक्ट है, इसलिए ये इसकी परसेंटेज यील्ड बहुत 100% होने पे भी, लेकिन ये एटॉमिक इकोनॉमी इसकी कम रहेगी, तो परसेंटेज एटॉमिक इकोनॉमी इक्वल टू 96 इसका मास ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन मास ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्टेंट 78 प्लस 144 इंटू 100, तो कितना रही इसके परसेंट एटॉमिक इकोनॉमी इज द 43%, इट मींस इसकी एटॉमिक इकोनॉमी 50% भी नहीं है, तो ये केमिकल रिएक्शन ग्रीन सिंथेसिस रिएक्शन शो नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या है, ये भी हमारा ग्रीन केमिस्ट्री का सेकंड प्रिंसिपल है कि हमें ऐसा केमिकल रिएक्शन करना है जिसमें वेस्ट बिल्कुल भी जनरेट ना हो। जैसे हम एटॉमिक इकोनॉमी में बताया, केमिकल रिएक्शन हमें ऐसी केमिकल रिएक्शन कंसीडर करनी है जो वेस्ट जनरेट ना हो, अगर वेस्ट जनरेट भी हो रहा है तो उसको रीयूज कर ले, तो ये जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी में बताते हैं। तो जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी इज द सिंथेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर आर नो बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म, or if any byproduct as a waste are formed, they can be used as raw material or starting material in other reaction, ठीक है। अगर कोई भी
बाई प्रोडक्ट फॉर्म भी हो रहा है तो उसको अगेन रीयूज कर सकते हैं उसको। जीरो वेस्ट इज द रिसाइकलिंग ऑफ ऑल मटेरियल बैक इनटू द नेचर और द मार्केट प्लेस मैनर दैट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। इससे हमें ह्यूमन हेल्थ भी और इन्वायरमेंट भी इफेक्ट रहता है। तो मेन जीरो वेस्ट इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल फोकस्ड ऑन वेस्ट प्रिवेंशन। प्रिंसिपल जो है उसका फोकस, मेन फोकस क्या है, वेस्ट का प्रिवेंशन, दैट एनकरेज द रीडिजाइन ऑफ resources of price cycles so that all products are reused. The goal is for no trace to be sent to landfills. यानी कोई भी वेस्टेज या कोई भी हमें नो ट्रेसेस टू बी सेंड टू लैंडफिल्स, लैंडफिल्स में कोई भी ट्रेसेस नहीं जाएगा, इंसिनरेटर्स और द ओशन, कहीं भी कोई भी वेस्ट ना जाए। Currently only 9% of plastic is actually recycled और जो क्योंकि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हम इतना इजीली बना नहीं पाते हैं तो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ही बनती है, तो वो 9% प्लास्टिक को ही हम रिसाइकिल कर रहे हैं। पहले हम लोग 3R पढ़ते थे, 3R का मतलब रिसाइकिल, रीयूज, रीजनरेट, लेकिन रिड्यूस। अब हम 5R पढ़ेंगे इस जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी में। 5R पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द रिड्यूस्ड। फर्स्ट आर रिड्यूस की हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन में आनी है तो हमें उसके प्रोडक्ट्स को, जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको हमें रिड्यूस करना है। Reduce by as much as possible the amount of toxicity or material that enters the solid waste streams and also the impact on the environmental producing in the first place। ठीक है, तो हम सबसे पहले रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है रीयूज। सेकेंड आर क्या है, रीयूज। Ensure that material or product are reused as many times as possible before entering the solid waste stream। solid waste में पहुंचने से पहले वो बार बार उसको reuse करें। थर्ड प्रिंसिपल इज द रिसाइकिल एज मच एज मटेरियल एज पॉसिबल। हम ज्यादा से ज्यादा उस रिएक्शन को क्या करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ आर इज द रिकवर एज मच एज मटेरियल एंड एनर्जी फ्रॉम इट्स सॉलिड वेस्ट स्ट्रीम एज पॉसिबल थ्रू द application of technology। and fifth one is the residual management, that is very important to provide safe and effective residual measurement and the solid waste stream has been reduced through the एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये 5R हमें जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी में भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल ऑफ जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, हमने 2 एग्जाम्पल लिए जो हमारे सिलेबस में ही है, मोस्टली बुक में दिए हुए हैं। एक तो जो ग्लास मिल्क बोतल की, ग्लास मिल्क बोतल हम यूज करते हैं, अगर वो ग्लास की बनी होती है तो वो सिल्का जेल की बनी होती है। सिल्का को हम क्या करते हैं, दोबारा से उसको रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल है, द ग्लास मिल्क बोतल विच इज यूज फॉर distributing milk is made up of silica that can be recycled and reused। and second very important example, it is very important in the manufacturing of ammonia gas। ammonia gas और other natural gas की मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो क्या होती है, एज ए बाई प्रोडक्ट वहां पर रिलीज हो रही है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करते हैं, ब्लोइंग एजेंट के फॉर्म में, मेकिंग द पॉलिस्टीरीन सीड्स, पॉलिस्टीरीन फोम सीट को बनाने के लिए ब्लोइंग एजेंट के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। दिस CO2 इज रिकवर्ड एंड कंट्रीब्यूट टू ग्रीन सिंथेसिस। ये CO2 पूरा जो भी यहाँ पे रिलीज हो रहा है वो सारी CO2 क्या हुई, कंज्यूम हो गई, क्योंकि वो दूसरी रिएक्शन में कंज्यूम हो गई, तो यहाँ पे ग्रीन सिंथेसिस रिएक्शन को शो कर रही है। बेनिफिट्स ऑफ जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या है, वैल्यूएबल रिसाइकेबल मटेरियल विल नॉट बी वेस्टेड। जो भी वैल्यूएबल रिसाइकिल मटेरियल है उसको हम वेस्ट नहीं करते हैं। कन्वर्जन ऑफ वेट गार्बेज इनटू मैन्यूर, नेचुरल वेल्थ बीइंग रिस्टोर्ड। ठीक है, जो भी वेट गार्बेज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैनर्स। क्लीनर रोड्स, लेसर पॉल्यूशन, रोड क्लीन रहेंगे, पॉल्यूशन कम होगा। सस्टेनेबल रिसोर्सेज का हम यूज करेंगे। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज भी अच्छा रहेगा क्योंकि जहाँ पे वेस्ट नहीं होगा तो फिर पॉल्यूशन भी कम होगा। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, जॉब्स अच्छे होंगे। हेल्थी ह्यूमन एंड अदर स्पीसीज, ह्यूमन लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। एंड हेल्थी सॉइल, सोशल जस्टिस भी अच्छा रहेगा। ठीक है, दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में CDM एंड EIA। CDM मीन्स होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड EIA मीन्स इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज जरूर आप उसको सुनिए, सब्सक्राइब करिए इसको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।